हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 4 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे आज। साइको सोशल चेंजेस इन अर्ली एडल्टहुड, मिडल एंड ओल्ड एज। इसमें पहले हम डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडल्ट ईयर्स पढ़ेंगे, जिसमें स्टेज थ्योरी आ जाएगी वर्सेस कॉन्टेक्चुअल अप्रोच। उसके बाद साइको सोशल चेंजेस में एरिक्सन की थ्योरी है, लेविंसन की सीजन्स ऑफ लाइफ थ्योरी है, अटैचमेंट पैटर्न एंड रोमांटिक रिलेशनशिप्स। उसके बाद फैमिली लाइफ साइकिल। उसके बाद आएगा साइको सोशल चेंजेस मिडल एडल्टहुड में, जिसमें आपके 4 डेवलपमेंटल टास्क पढ़ेंगे। फिर इंडिविजुअल डिफरेंस इन पर्सनालिटी ट्रेट्स, चेंजिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स। ये सारे ही टॉपिक्स ऐसे हैं एग्जाम्स में जो बहुत बार पूछे गए हैं। साइको सोशल चेंजेस ड्यूरिंग ओल्ड एज में आ जाएगा स्टेबिलिटी एंड चेंज इन सेल्फ कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप इन एडल्टहुड एंड रिटायरमेंट एंड लेजर। तो पहले इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में वो कह रहे हैं कि इन दिस यूनिट वी विल बी डीलिंग विद डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडल्ट ईयर्स, कि एडल्ट ईयर्स में किस तरीके से डेवलपमेंट होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस ऑफ परफॉर्मिंग वन ड्यूटी एज एन एडल्ट। तो अपनी खुद की ड्यूटी एडल्ट की तरह परफॉर्म कर पाना, ये एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की जब आप एडल्टहुड में एंटर करते हो। कुछ आपके स्पेशल रोल्स होते हैं, जैसे कि फैमिली रोल्स होते हैं, करियर में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो एडल्टहुड पीरियड के माइलस्टोन्स होते हैं। माइलस्टोन्स के बारे में मैंने बताया हुआ है आपको। माइलस्टोन मतलब ये अचीवमेंट्स होती हैं जो आपको हर स्टेज में पूरा करनी होती हैं। तो एडल्टहुड एज में आपकी जो फैमिली और करियर, ये दोनों माइलस्टोन्स होते हैं। इसके अंदर बाद में हम कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज भी पढ़ेंगे और साइको सोशल चेंजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडल्ट ईयर्स इन टर्म्स ऑफ स्टेज वर्सेस कॉन्टेक्सचुअल थ्योरीज, साइको सोशल चेंजेस ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड, फिर साइको सोशल चेंजेस ड्यूरिंग मिडल एडल्टहुड और उसके बाद ओल्ड एज। तो पहले आते हैं डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडल्ट ईयर्स में। The spurt of growth during adolescence stabilizes by adulthood and the individual looks forward to more concrete roles. तो ये कह रहे हैं कि जो ग्रोथ स्पर्ट था, जो यंग एज में, जो एडोलेसेंट एज में जो ग्रोथ स्पर्ट होता है, जो जो फास्ट एकदम सडन चेंजेस आते हैं, वो एडल्टहुड में थोड़े से स्टेबलाइज हो जाते हैं और आपके रोल भी कॉन्क्रीट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे आके जो चीज़ पहले अनस्टेबल होती है, वो सारी चीज़ें एडल्टहुड में आके फिक्स हो जाती हैं। And in Indian tradition, the period of adulthood is referred to as गृहस्थ आश्रम। इंडियन ट्रेडिशन में एडल्टहुड के पीरियड को बोला हुआ है गृहस्थ आश्रम। ड्यूरिंग दिस स्टेज एन इंडिविजुअल एंटर्स सोशल लाइफ, क्योंकि इस स्टेज पे एक सोशल लाइफ में एंटर करता है इंडिविजुअल और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली की, मैरिज की, अपने करियर की, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी होती है। और 3 सब पीरियड्स हैं इस स्टेज के: यंग एडल्टहुड, मिडल और लेट। दिस इज अ टाइम ऑफ री-इवैल्यूएशन दैट लीड्स टू क्वेश्चनिंग लॉन्ग हेल्ड बिलीव्स एंड वैल्यूज। द midlife crisis may also result in person divorcing his or her spouse, changing jobs, moving from city to suburbs. तो इसमें क्राइसिस क्या होता है, मिड लाइफ क्राइसिस क्या होते हैं? जब आप री इवेल्युएट करते हो अपनी लाइफ लॉन्ग जो भी आपके बिलीव्स थे, जो भी आपकी वैल्यूज़ थी, इन चीज़ों को री इवेल्युएट करने की कोशिश करते हो, तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स चेंज हो जाएं, आपकी जॉब चेंज हो जाएं, या फिर आपकी लोकेशन चेंज हो जाए। Beginning in the early or mid 40, the crisis often occurs in response to a sense of mortality, as middle-aged person realize that their youth is limited and they have not accomplished all of their desired goals in life. Of course, not everyone experiences stress or upset during middle age. Instead, they may simply undergo a midlife transition or change rather than going through emotional upheaval. तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को क्राइसिस फील हो अराउंड 40s की एज में। बहुत लोग होते हैं जो अपने जो भी डिज़ायर्ड गोल्स हैं वो सब पूरे कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो क्राइसिस होता है। और वो क्राइसिस इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि जो यूथ पीरियड था, जो यंग एज का पीरियड था, वो बहुत लिमिटेड था और अभी बहुत सारे गोल्स रहते हैं अचीव करने के लिए, और ये सबको स्ट्रेस नहीं होता है। इंस्टेड दे में सिंपली अंडर बस एक मिड लाइफ ट्रांजिशन, मतलब अपने यंग एज से मिडल एज से ओल्ड एज में सिंपल ट्रांजिशन होता है। तो कुछ लोग क्राइसिस फेस करते हैं, कुछ नहीं करते हैं।
Old other middle-aged adults prefer to refrain their experience by thinking of themselves as being in the prime of their lives rather than their declining years. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे प्रेफर टू रीफ्रेम, मतलब अपने एक्सपीरियंस को वो दोबारा से रीफ्रेम करके सोचते हैं, और वो ये सोचते हैं कि जो मिड एज है वो उनके लाइफ का प्राइम टाइम है, इम्पॉर्टेंट टाइम है सबसे ज़्यादा. The field of lifespan development seems to be moving away from normative crisis model to a timing of events model so as to explain such events as the midlife transition and midlife crisis. तो दो चीज़ें हैं बेसिकली इसमें. मिडलाइफ ट्रांजिशन है मतलब जो स्मूथली आप अपनी यंग एडल्टहुड से मिडल एडल्टहुड पे ट्रांजिट करते हो, या फिर दूसरी साइड इसकी क्राइसिस है जब वो चीज़ें स्मूथली नहीं जाती हैं और आप स्ट्रेस में रहते हो. The psychosocial task occurring in a definite age related sequence. जो साइकोसोशल चेंजेस होते हैं इसमें वो एक सीक्वेंस में होते हैं, एज रिलेटेड सीक्वेंस होती है. पहले आपको एक टास्क पूरा करना होता है एज वाइज, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, जैसे पहले करियर आता है, फिर फैमिली आती है, फिर चिल्ड्रन, इस तरीके से सीक्वेंस में होते हैं. और later adulthood, the period of old age begins with at the age of 60. During this stage, most individuals lose their job because they retire. लेटर एडल्टहुड में तो रिटायरमेंट होती है, उसके बाद ज़्यादा फोकस कहाँ होता है, अपनी फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो हेल्थ है वो डिक्लाइन होने लगती है. इन्वॉल्वमेंट इन ग्रैंड पेरेंटिंग हेल्प्स एल्डरली सेटिस्फाई मैनी ऑफ देयर पर्सनल एंड इमोशनल नीड्स. तो ग्रैंड पेरेंटिंग में अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं जो एल्डरली होते हैं, अगर वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ इन्वॉल्व रहते हैं तो उनको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलती है, और वो एक रोल मॉडल की तरह बिहेव करते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के सामने. ओल्ड पीपल फाइंड दीज रोल्स इमोशनली सेल्फ, उनको इमोशनली थोड़ा सा सेल्फ सेटिस्फाइड या सेल्फ फुलफिलिंग लगता है, और उससे उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है. सक्सेसफुल एजिंग अकर्स व्हेन एल्डर हैव डेवलप्ड मैनी वेज ऑफ मिनिमाइजिंग लॉस. तो सक्सेसफुल एजिंग किसको कहेंगे, जब एल्डर्स खुद अपने आप कुछ इस तरह की चीज़ें ढूंढ लें, इस तरह के तरीके ढूंढ लें जिससे वो अपना जो लॉस है उसको मिनिमाइज कर सके. लॉस मतलब सोशल, इमोशनल, फिजिकल डेवलपमेंट में जो भी लॉसेज हो रहे हैं. अब स्टेज थ्योरी वर्सेस कॉन्टेक्चुअल अप्रोच देखते हैं, उस पर क्या कहते हैं. स्टेज थ्योरी है पहले. स्टेज थ्योरी सजेस्ट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स, नो मैटर वेयर और व्हेन दे लिव, मूव थ्रू एन ऑर्डरली प्रोग्रेशन ऑफ स्टेजेस इन देयर डेवलपमेंट. तो ये कह रहे हैं कि सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में ही प्रोग्रेस करते हैं, सारे स्टेजेस को क्रॉस करके, अपने जो भी लाइफ स्पैन में जितनी भी स्टेजेस होती हैं वो सबको क्रॉस करते हैं और फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं. द इंडिविजुअल ग्रोज इन अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. तो सिस्टमैटिक प्रोसेस में ग्रो करते हैं. एरिक्सन ने अपनी जो 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ दी हैं उसमें भी वही है कि वो धीरे धीरे अपने स्टेज वाइज अपने जो लाइफ में जितने भी स्टेजेस हैं उसको क्रॉस करते हैं, और हर स्टेज के साथ उन्होंने एक क्राइसिस भी दिया हुआ है कि जो सक्सेसफुली वो स्टेज क्रॉस नहीं कर पाते वो क्राइसिस में रह जाते हैं. तो उन्होंने भी जो है स्टेजेस को ही ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि ऐसे जो एक एक स्टेज से क्रॉस करना पड़ता है. ड्यूरिंग एडल्टहुड एवरी इंडिविजुअल पासिस थ्रू 3 मेजर क्राइसिस. तो 3 मेजर क्राइसिस इन्होंने बोले हैं हर एक इंडिविजुअल को जो पास करने पड़ते हैं. फर्स्ट ऑफ दीज इज क्राइसिस ऑफ इंटीग्रिटी वर्सेस आइसोलेशन. तो ये वाला तो था जो एरिक्सन ने अपने यंग एडल्टहुड में जो स्टेज दी थी, बोला था कि यंग एडल्टहुड में जो होते हैं लोग उनकी ये क्राइसिस होता है इंटीग्रिटी वर्सेस आइसोलेशन. तो इंटीग्रिटी में क्या आता है कि या तो आपके प्रॉपर रिलेशनशिप्स हैं, सोशल रिलेशनशिप्स हैं, तो इंटीग्रिटी रहेगी, अदरवाइज आइसोलेट हो जाओगे. फिर धीरे धीरे जब मिडिल एडल्टहुड में आते हैं तो उसको उन्होंने उस स्टेज का नाम दूसरा दिया था जनरेटिविटी वर्सेस एब्जॉर्प्शन, सेल्फ एब्जॉर्प्शन. तो जनरेटिविटी मतलब क्या हुआ कि अगर आपको लगता है मिडिल एज में कि अभी तक आपने जो किया है वो बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग था, बहुत ज़्यादा उसमें आपने कंट्रीब्यूट किया है अपने सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, तो आपको जनरेटिविटी, जनरस फील होता है. अदरवाइज सेल्फ एब्जॉर्प्शन हो जाता है. सेल्फ एब्जॉर्प्शन मीन्स सेल्फिशनेस आ जाती है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं. उसके बाद ये तो था मिडिल एडल्टहुड की स्टेज. एंड देन जब फाइनली ओल्ड एज आती है तो उस स्टेज को
एरिक्सन और डिफरेंट एक नाम देते हैं, और ओल्ड एज का इन्होंने यहाँ पे दिया होगा इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर बोला है। एडल्ट फाइनल क्राइसिस है जो ओल्ड एज का जो क्राइसिस है। तो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर में वो बोलते हैं कि जब ओल्ड एज में जो एल्डरली लोग होते हैं वो बैठ के सोचते हैं कि पूरी लाइफ टाइम उन्होंने जो अपने अचीव किए हैं गोल्स वो यूज़फुल थे, मीनिंगफुल थे, तो उनको इंटीग्रिटी की फीलिंग आती है। अदरवाइज डिस्पेयर या सैडनेस की फीलिंग आती है जब उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा अचीव नहीं कर पाए जो उन्हें करना चाहिए था, गोल्स नहीं पूरे कर पाए हैं। तो ये 3 स्टेजेस जो हैं क्राइसिस की स्टेजेस हैं जो एरिक्सन ने दी थी। तो ये स्टेज थ्योरी मतलब इन्होंने स्टेज वाइज दी है। तो स्टेज थ्योरी ये कह रही है कि हमारे एक एक स्टेज होती है जिसमें हम जिसको हम क्रॉस करते हैं, और उस स्टेज के अकॉर्डिंग हमारे क्राइसिस होते हैं या फिर सॉल्व हो जाते हैं। तो यंग एज में इंटीग्रिटी और आइसोलेशन का क्राइसिस होता है, रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए तो इंटीग्रिटी, नहीं तो आइसोलेशन। मिडल एज में जनरेटिविटी वर्सेस एब्जॉर्प्शन का वो होता है, क्राइसिस होता है कि अगर आप दूसरों की हेल्प कर पा रहे हो किसी तरीके से, अपनी नॉलेज से अपने एक्सपीरियंस से दूसरों की हेल्प कर रहे हो तो जनरेटिविटी, अदरवाइज एब्जॉर्प्शन हो जाता है, आप अकेले हो जाते हो। उसके बाद फाइनल क्राइसिस बोला इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर कि जो भी आपने लाइफ में किया है आप एक ओल्ड एज में बैठ के जब आप उसके बारे में सोचते हो तो उसका अगर आपको लगता है कि आपने मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दिया है तो आपके अंदर फिर से एक इंटीग्रिटी की फीलिंग आती है, अदरवाइज डिस्पेयर या सैडनेस। तो ये तो स्टेज थ्योरी थी जो स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। कॉन्टेक्सचुअल अप्रोच क्या कह रही है कि कॉन्टेक्चुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट टेक केयरफुल अकाउंट ऑफ मैनी ऑफ द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट इन वन लाइफ एंड सिचुएशन। तो ये बोल रहे हैं कि सबकी लाइफ में डिफरेंसेस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये थ्योरी चलती है कि सबकी अपने क्या सिचुएशंस होते हैं। द कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन ऑफ ईच इंडिविजुअल वेरीज। तो कह रहे हैं कि हर किसी के लाइफ एक्सपीरियंसेस या फिर जिसको कॉन्टेक्स्ट कहेंगे, और सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, और उसी की वजह से सबके क्राइसिस भी अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि एरिक्सन ने बोला, तो कॉन्टेक्चुअल थ्योरी ये कह रही है कि हम सबके क्राइसिस को सेम नहीं मान सकते। Contextual theory of development hold that it is the context or the environment under which a child grows that is important than inbuilt mechanism। कि जिसका environment जिस तरीके से होगा उस तरीके से उसके क्राइसिस होंगे, ना कि सबके सेम होंगे जैसे कि एरिक्सन ने बोला है। These theories believe that infant and children develop and grow according to the environment and contextual influences they are exposed to, and these contextual factors are what makes them fully functioning adults or disorder adults। तो ये तो पूरा ही एक एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस कर रही है थ्योरी कि जो जिस एनवायरनमेंट में बड़ा होगा, जिस एनवायरनमेंट में जितना एक्सपोजर मिलेगा उसको, उसी के बेस पे या तो वो फुली फंक्शनिंग एडल्ट बनेगा, फुली फंक्शनिंग मतलब पॉजिटिव साइड पूरी, या फिर डिसऑर्डर्ड एडल्ट बनेगा मतलब डिसऑर्डर्ड हो गया मतलब नेगेटिव साइड। तो ये कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल, ये वाली थ्योरी बोल रही है कि बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस से ज़्यादा एनवायरनमेंट किस तरीके का है उस पर डिपेंड करता है। इसके अंदर जो 2 थ्योरी आ रही है वो एक आ रही है साइकोलॉजिस्ट यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर की, जिन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर पूरा फोकस करा था कि बच्चे का बचपन से लेके बड़े होने तक जो एनवायरनमेंट होता है उसका क्या रोल होता है। और दूसरी थ्योरी आ रही है वाइगॉट्स्की की, जो हमेशा ही जो है दूसरे एक अपने केयर गिवर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो बच्चे का केयर गिवर होता है उसका क्या रोल होता है, क्योंकि ये दोनों ही साइकोलॉजिस्ट एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस थ्योरी को कॉन्टेक्सचुअल थ्योरी में दोनों के डाला हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफेन ब्रेनर थ्योरी, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपीरियंस अराइजिंग फ्रॉम ब्रॉडर सोशल एंड कल्चरल सिस्टम। तो ब्रॉनफेन ब्रेनर बोलते हैं कि बच्चे का जो इमीडिएट सराउंडिंग होता है, जैसे वो छोटा होता है तो इमीडिएट सराउंडिंग उसका घर होता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, नेबरहुड हो जाता है, फिर स्कूल हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है। तो वो जो उसकी इमीडिएट सराउंडिंग है उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। Ecological system theory, also called development in context or human ecology theory, specifies 4 type of nested systems with bidirectional influences within and between systems। तो जो इकोलॉजिकल थ्योरी है, जो इनकी थ्योरी है ब्रॉनफेन बैनर की, इकोलॉजिकल या डेवलपमेंट इन कॉन्टेक्स्ट, ये नाम है, एक ही थ्योरी के अलग अलग नाम है।
इस थ्योरी में चार तरह के एनवायरमेंटल सिस्टम बताए हैं जिसका बाई डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब इनसाइड आउटसाइड, दोनों डायरेक्शन में। इकोलॉजिकल थ्योरी क्या प्रेजेंट कर रही है कि सोशियो कल्चरल व्यू ऑफ डेवलपमेंट विच फोकसेस ऑन द चेंजिंग रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंट। तो एक इंडिविजुअल, एक बेबी है इंडिविजुअल, और उसके आसपास उसका पूरा एनवायरनमेंट है। पहले उसका घर होता है, फिर उसका स्कूल, नेबरहुड आ जाता है, फिर उसका स्कूल आ जाता है। तो ये बाय डायरेक्शनल है। बाय डायरेक्शनल मतलब अंदर भी इसका इन्फ्लुएंस, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, दोनों डायरेक्शन में इसका इन्फ्लुएंस होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 5 एनवायरनमेंट सिस्टम रेंजिंग फ्रॉम इंडिविजुअल्स डायरेक्ट इंटरेक्शन विद सोशल एजेंट। तो सोशल एजेंट कौन होते हैं? जो सोशलाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गई, उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है बच्चे की। ठीक है, तो इसमें माइक्रो सिस्टम है, मीजो सिस्टम है, एक्सो सिस्टम है, मैक्रो है और क्रोनो सिस्टम है। तो 5 इसमें वो है सिस्टम है जो बताए हुए हैं ब्रॉनफन ब्रेनर ने कि इसके जो आसपास का जो सिस्टम है, ये सिस्टम बोला हुआ है इसको, ये जो एनवायरनमेंट है बच्चे के आसपास का, इसको सिस्टम बोला है। तो बोले ऐसे 5 सिस्टम होते हैं। एक होता है माइक्रो, जो उसके छोटा सा, जो उसके आसपास जो सराउंडिंग, जब वो जैसे बेबी पैदा होता है तो उसके आसपास का छोटा सा जो सराउंडिंग होती है, उसका खुद का कमरा जहाँ पे वो है सपोज, और उसमें सिर्फ 2-3 लोग हैं, उसका, उसके पेरेंट्स और उसका सिबलिंग। तो माइक्रो सिस्टम है। फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, मीजो, फिर एक्सो, फिर मैक्रो, फिर क्रोनो सिस्टम। तो ऐसे जब धीरे धीरे उसका जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा होता जाता है, तो 5 उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया है। तो माइक्रो से शुरू होता है, फिर मीजो, फिर एक्सो, फिर मैक्रो, फिर क्रोनो सिस्टम। तो माइक्रो सिस्टम क्या हो गया? जहाँ पे वो रह रहा है, तो इसके अंदर उसकी फैमिली आ गए, फैमिली वाले, इमीडिएट एनवायरनमेंट वाले लोग आते हैं मोस्टली। फिर आ जाता है उसके पीयर ग्रुप आ जाता है, उसके बाद उसका स्कूल, उसका नेबरहुड आ जाता है। फिर द इंडिविजुअल डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड बायोलॉजिकल। तो ये ऐसे ये वाला जो सिस्टम होता है जिससे वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, उसका बच्चे की ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, जिनसे वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, जैसे अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से, टीचर से, नेबरहुड से। और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। द मीजो सिस्टम इन इकोलॉजी थ्योरी इन्वॉल्व्स लिंकेजेस बिटवीन माइक्रो सिस्टम। अभी कह रहे हैं मीजो सिस्टम क्या है, जैसे पेरेंट्स का दूसरे लोगों से क्या लिंक है। जो इसके माइक्रो सिस्टम में जो लोग हैं, जैसे कि टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, इनका आपस में जो रिलेशनशिप है, उसको इन्होंने नाम दे दिया मीजो सिस्टम। तो मीजो सिस्टम मीन्स जो माइक्रो सिस्टम के अंदर जो लोग हैं उनका आपस में किस तरह से लिंकेज है, वो हो गया मीजो सिस्टम। अब बिहेवियरिस्ट लाइक जॉन वॉटसन एंड स्किनर डिफाइंड एनवायरनमेंट एज एनी एंड ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस दैट शेप इंडिविजुअल एनवायरनमेंट। तो ये कह रहे हैं कि बिहेवियरिस्ट ने भी तो बोला था कि जो एनवायरनमेंट है वो ही किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को शेप देता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को स्टिमुलाई की तरह लेते हैं और उसी से वो लर्न करते हैं, स्टिमुलाई से रिस्पॉन्स आता है। तो जिसको बिहेवियरिज्म की थ्योरी क्लियर है उसको समझ में आ जाएगा कि एनवायरनमेंट को स्टिमुलाई की तरह मानते हैं बिहेवियरिस्ट, जिससे लर्निंग होती है बच्चे की। So it is not just that he or she gets influenced by the environment, but the developing individual is not all passively but actively influenced. तो बाई डायरेक्शनल है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो एनवायरनमेंट है वो ही बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है, बच्चा भी एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। तो दोनों आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये ब्रॉनफन ब्रेनर की थ्योरी में जो सिस्टम अलग अलग हैं वो वही चीज़ें दिखाई हुई हैं कि जो उसके आसपास के जो लोग हैं, जो उसको, जिससे वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो लोग। ब्रॉनफन ब्रेनर की जो थ्योरी है वो पूरी थ्योरी मैंने अपनी एक वीडियो में डिस्कस करी हुई है, जिसमें ये सारे सिस्टम्स के बारे में मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ मीजो सिस्टम तक बताया है, उसके आगे नहीं बताया। तो उस पूरी थ्योरी को समझने के लिए आप मेरी एक वीडियो देखना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसमें पूरी थ्योरी है ब्रॉनफन ब्रेनर की, उसको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। और वाइगॉट्स्की की जो थ्योरी है उसकी भी वीडियो अलग से बनी हुई है। तो उन दोनों थ्योरीज़ को आपको पढ़ के समझ में आएगा कि कॉन्टेक्स्ट के बारे में ये किस तरीके से बात कर रहे हैं,
कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल हर स्टेज से निकले, उसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर या उसके एनवायरनमेंट के ऊपर उसकी डेवलपमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये दोनों थ्योरी जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो यहाँ पे ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, साइको सोशल चेंजेस इन अडल्टहुड। अब साइको सोशल की बात होती है तो एरिक्सन की थ्योरी अप्लाई करनी है जब भी साइको सोशल चेंजेस की बात आएगी। तो एरिक्सन की थ्योरी जो है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है ऊपर, कि इन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है एडल्टहुड को, और वो स्टेजेस ये वाली हैं, इंटीमेसी और आइसोलेशन, जो यंग एडल्टहुड में होती है। और इसकी भी पूरी थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ी है अभी तक तो इसकी भी अलग से एक वीडियो है जिसमें आपको सारी स्टेजेस, 8 स्टेजेस हैं इसकी, वो एक साथ मिल जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में दे रखी है एक एक स्टेज, तो वो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है ब्रेक देके। तो आप ये थ्योरी पूरी एक साथ पढ़ लोगे तो आपको ये जो इन्होंने शॉर्ट में यहाँ दिया है वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एरिक्सन का जो साइको सोशल क्राइसिस है, जो भी साइको सोशल स्टेजेस हैं, उसमें ओल्ड एज में आके वही स्टेजेस आती हैं, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो यंग एडल्टहुड की स्टेज है, जिसमें मेन एम होता है कि इंटीमेट रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, अपनी फैमिली स्टार्ट करना, अदरवाइज आइसोलेशन हो जाती है, लोनलीनेस हो जाती है। फिर उसके बाद इन्होंने आगे नहीं दिया है लेकिन ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं मिडिल और एडल्टहुड की, ओल्ड एज की। अब आते हैं जो नई चीज़ है यहाँ पे, लेविंसन सीजन ऑफ लाइफ थ्योरी। लेविंसन की जो सीजन्स ऑफ लाइफ थ्योरी है उसमें इन्होंने लिखा है कि ही बिलीव दैट देयर वर स्टेजेस विद टास्क इनहेरेंट टू ईच वन। मतलब हर स्टेज के कुछ टास्क होते हैं जिसको हम कभी कभी डेवलपमेंटल टास्क भी बोलते हैं, कि आपको हर स्टेज में डेवलप होने के लिए कोई एक टास्क पूरा करना होता है। जैसे एक पर्टिकुलर एज में बच्चे को क्रॉल करना सीखना होता है तो वो उसका डेवलपमेंटल टास्क है, फिर उसके बाद उसको खड़े होकर चलना सीखना होता है। तो ऐसे ही एडल्टहुड में भी कह रहे हैं कि कुछ डेवलपमेंटल टास्क होते हैं जो हर स्टेज के एक एक अपने अपने होते हैं, और उसी स्टेज को जब हम वो टास्क पूरा कर लेते हैं तो हम दूसरे स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। और लेविंसन के अकॉर्डिंग हमारा जो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है स्टेज का वो 5 साल होता है। तो इन्होंने 5 से 7 साल का पीरियड दिया है हर स्टेज, हर डेवलपमेंटल टास्क के लिए। पहला है कि लाइफ स्ट्रक्चर, इट इज़ द अंडरलाइन डिज़ाइन ऑफ पर्सनस लाइफ विच इन्वॉल्व्स रिलेशनशिप विद सिग्निफिकेंट अदर्स एंड ऑक्यूपेशन। तो इसके अंदर वो कहते हैं लाइफ स्ट्रक्चर में उनके लोगों के रिलेशनशिप आते हैं, किसके साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, और उनकी ऑक्यूपेशंस के साथ जहाँ वो काम करते हैं। और इसमें अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं अपने लोगों के साथ, और अपने ऑक्यूपेशन में आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, तो अपनी जो लाइफ है आप उसको हार्मोनाइज कर सकते हो, स्मूथ बना सकते हो, पॉजिटिव क्वालिटेटिव बना सकते हो। इट इज़ ऑल्सो द टाइम ऑफ इंटेंस सेटिस्फैक्शन एज अ पर्सन चार्ट्स हिज और ओन कोर्स इन लव, सेक्सुअलिटी, फैमिली। तो ये सारी चीज़ें जब आप इसमें मेंटेन करके रखते हो तो ये आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं ड्रीम्स एंड मेंटर। तो ड्रीम्स एंड मेंटर ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग एडल्ट ट्रांजिशन पीरियड जो होता है एडल्टहुड का 17 से 22 के बीच का, उस टाइम पे हम सब लोग हमारा एक ड्रीम या एक कहते हैं ना गोल एक बनाते हैं कि आगे हमने पूरी लाइफ में अपने क्या अचीव करना है, एडल्ट लाइफ में हम क्या करेंगे। द मोर स्पेसिफिक द ड्रीम द मोर मोटिवेटिंग इट इज़। ये कह रहे हैं कि अगर वो ड्रीम आपका स्पेसिफिक है, बहुत क्लियर है, तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है उसको पूरा करने के लिए। और ज़्यादातर क्या ड्रीम होता है, अपने करियर से रिलेटेड, अपनी सक्सेस से रिलेटेड होता है मेन का। और वुमेन का क्या ड्रीम होता है मोस्टली, ऑन द अदर हैंड इफ दे इंक्लूड वुमेन देयर ड्रीम्स आर इनवेरिएबली रिलेटेड टू देयर बीइंग सपोर्टर्स। और वुमेन को एज अ सपोर्टर वो देखते हैं अपने गोल में। तो ये हो गया इनकी सेकंड टास्क। फिर आता है थर्ड, एज 30 ट्रांजिशन। तो एज 30 ट्रांजिशन क्या बोला इन्होंने, इट सर्व्स एज अ टाइम टू रीवैल्यूएट देयर लाइफ स्ट्रक्चर। अपने लाइफ स्ट्रक्चर को रीवैल्यूएट करते हैं, एंड वहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग दे स्टार्ट लुकिंग फॉर अ पार्टनर, या कुछ लोग रिलेशनशिप में एंटर कर चुके होते हैं। दिस पीरियड कैन बी रियल क्राइसिस इफ नीदर रिलेशनशिप और नॉर ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे अगेन एरिक्सन वाली बात आ गई कि ये पीरियड में क्राइसिस हो सकता है अगर ना तो आपका कोई रिलेशन अच्छा बना है, ना ही कोई आपका करियर सेट हुआ है, तो ये क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। तो वही आइसोलेशन और इंटीमेसी वाली जो बात कर रहे थे एरिक्सन, वो ही सेम चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं।
फिर settling down for men means focusing on a certain relationship and aspirations and leaving others behind. तो यहाँ पे सेटल डाउन करने का टाइम हो जाता है, अपने करियर में सेटल डाउन करना, फैमिली रिलेशनशिप में सेटल डाउन करना. कंटिन्यूड इंस्टेबिलिटी फॉर वुमेन. वुमेन का बोला है कि दे ऑफन गेट साइड ट्रैक्ट फ्रॉम अ प्रोफेशनल फोकस बाय चाइल्ड बेयरिंग एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो वुमेन का अगर चाइल्ड बेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो वो कई बार साइड ट्रैक्ट हो जाती हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है तो साइड ट्रैक्ट हो जाती हैं. फिर आता है द सोशल क्लॉक. इट इज़ द एज ग्रेडेड एक्सपेक्टेशन दैट वी होल्ड फॉर लाइफ इवेंट सच एज जॉब, गेटिंग मैरिड, हैविंग चिल्ड्रन, बाइंग अ हाउस, रिटायरमेंट. तो एक हमने खुद से ही एक सोशल क्लॉक सेट करी हुई है अपने एज की, कि कहते हैं जैसे कि हम खुद ही सोसाइटी की डिमांड हो या जो भी एक्सपेक्टेशन हो उसके बेस पे, कि एक एज है जिसमें आपको लगता है कि एक सेटल्ड जॉब होनी चाहिए, फिर एक एज है जिसमें मैरिज होनी चाहिए, पर्टिकुलर एज है चिल्ड्रन के लिए, पर्टिकुलर एज है कि हाउस, एक खुद का हाउस हो, और फिर एक एज होती है रिटायरमेंट की. तो इसको सोशल क्लॉक नाम दिया इन्होंने. तो इस तरीके से एक सोशल क्लॉक होती है जो हर कोई फॉलो करता है. अनकॉन्शियसली सबके माइंड में ये होती है सोशल क्लॉक के, इस एज तक ये अचीव करना है, इस एज तक ये अचीव करना है. तो इसमें जो लोग फॉलो करते हैं उनको बोला गया कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, केयरिंग होते हैं. फिर वुमेन हु फॉलो अ मैस्कुलिन सोशल क्लॉक बिकेम मोर डोमिनेंट, सोशिएबल, इंडिपेंडेंट एंड इंटेलेक्चुअली इफेक्टिव. तो इसमें भी इन्होंने बोला है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन सोशल क्लॉक अलग अलग है. जैसे मैस्कुलिन में करियर फोकस्ड होती है सोशल क्लॉक, ऐसे ही फेमिनिन में सोशल क्लॉक मैरिज और चाइल्ड बियरिंग फोकस्ड होती है. और कई बार क्या होता है कि वुमेन मैस्कुलिन सोशल क्लॉक फॉलो करते हैं जिसमें वो अपने अर्ली डेवलपमेंट ऑफ करियर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. So women who do not follow a social clock are said to be suffering from self doubt and feeling of incompetence. तो ये कह रहे हैं कि जो अपनी सोशल क्लॉक फॉलो नहीं करता है बाद में वो सेल्फ डाउट में रहता है, इनकॉम्पिटेंस की फीलिंग आती है उसके अंदर की शायद हमने उस टाइम पे वो चीज़ अचीव नहीं की जब उसका टाइम था. फिर क्लोज रिलेशनशिप्स आते हैं. इसमें रिक्वायर फाइंडिंग अ पार्टनर, बिल्डिंग इमोशनल बॉन्ड्स, लर्निंग हाउ टू एंगेज इन ट्रू इंटीमेसी. फिर रोमांटिक लव में द फाइंड अ पार्टनर. तो ये सारी चीज़ें ये सोशल रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस्ड है. सिलेक्टिंग अ मेट मतलब अपने लिए एक पार्टनर सेलेक्ट करना, या फिर फाइंडिंग समवन ऑफ सिमिलर बैकग्राउंड, जिसका बैकग्राउंड सिमिलर हो, एज है, कुछ ना कुछ सिमिलर हो, जिसके साथ एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप आप बना सको. देन कंपोनेंट्स ऑफ लव, द ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव. तो अब यहाँ पे स्टर्नबर्ग की थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे उन्होंने कहा था 3 कंपोनेंट होते हैं इसमें, इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट. तो इंटीमेसी मतलब इमोशंस ऑफ टेंडरनेस, वार्मथ, कंसर्न फॉर अदर्स, डिजायर फॉर पार्टनर. पैशन इज सेक्सुअल कंपोनेंट एज वेल एज रोमांस विच इज फिजिकल अराउजल कंपोनेंट. एंड पैशनेट लव इज द स्टफ ऑफ बिगिनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप. तो इन्होंने 3 जो कंपोनेंट्स ऑफ लव है उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, इंटीमेसी, पैशन और कमिटमेंट. तो इंटीमेसी क्या है, फिर जैसे कि एक कंसर्न होती है दूसरों के लिए या डिज़ायर फॉर पार्टनर. पैशन को इन्होंने रोमांस और सेक्सुअल कंपोनेंट से रिलेट किया है. और कमिटमेंट मीन्स किसी एक रिलेशन में कमिट करना या लाइफ टाइम उसको एक लॉन्ग टर्म रिलेशन की तरह देखना. फिर आ जाता है आपका अटैचमेंट पैटर्न एंड रोमांटिक रिलेशनशिप. अर्ली अटैचमेंट पैटर्न्स प्रिडिक्ट द क्वालिटी ऑफ लेटर इंटीमेट रिलेशनशिप. कह रहे हैं कि जो अर्ली अटैचमेंट पैटर्न्स होते हैं वो बाद के इंटीमेट रिलेशनशिप की क्वालिटीज़ जो है उसको वो प्रिडिक्ट करते हैं. तो इसमें इन्होंने अटैचमेंट के अलग अलग टाइप्स दिए हैं. पहला है सिक्योर अटैचमेंट. सिक्योर अटैचमेंट टू दोज हु केयर गिवर. जैसे कि जो केयर गिवर होता है, जैसे अगर आपने वो अटैचमेंट थ्योरी पढ़ी हुई है जो उसकी है बेबीज़ की, उसमें बताया है कि अगर जो अटैचमेंट जिनके साथ सिक्योर होती है बच्चों की, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा जो केयर गिवर होता है जो बच्चे की नीड्स को टाइम पे पूरा करता है, तो वो एक सिक्योर अटैचमेंट हो जाती है उसके साथ बेबी की. तो वहाँ पे वो बच्चा बहुत सिक्योर फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है. तो ये भी सिक्योर अटैचमेंट उसी की बात कर रहे हैं कि एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बनाने के लिए एक सिक्योर अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है. अवॉइडेंट अटैचमेंट क्या होती है,
दोज विद एन अवॉइडेंट अटैचमेंट हिस्ट्री, जिसके पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट प्रॉपर ना हो। इंटरनल मॉडल है हैवी इंडिपेंडेंस, जैसे मिसट्रस्टिंग ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स के ऊपर मिसट्रस्ट हो, या फिर अटैचमेंट ना हो, या उस अदर दे बिलीव अदर्स डिसलाइक, जिनको लगता हो कि सब उन्हें डिसलाइक करते हैं, उस टाइप से। दे रिलेशनशिप पर जेलसी होती है, इमोशनल डिस्टेंस होता है उनका। तो इससे अपोजिट है बिल्कुल, सिक्योर अटैचमेंट से अवॉइडेंट अटैचमेंट एकदम अपोजिट है। तो अवॉइडेंट अटैचमेंट में बेसिकली वही होता है कि ज़्यादा अटैचमेंट नहीं हो पाती है बचपन से पेरेंट्स के साथ। तो बच्चे बड़े होते होते जब वो एडल्ट बनते हैं तो भी वो दूसरों को डिसलाइक करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते, जेलस होते हैं। फिर आती है रेजिस्टेंट अटैचमेंट। रेजिस्टेंट अटैचमेंट उन लोगों की होती है जिनके पेरेंट्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा फियर होता है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करना है, और बहुत एक्सट्रीम हाई और लो होते हैं रिलेशनशिप में। बहुत ही हाई और लो उसका मतलब है कभी बहुत अच्छा कभी बहुत ख़राब। तो इस तरीके के रिलेशनशिप होते हैं जो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये 3 टाइप की अटैचमेंट्स हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनर ऑल्सो अफेक्ट रोमांटिक रिलेशनशिप। तो पार्टनर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर भी डिपेंड करता है रिलेशनशिप किस तरीके का चलेगा। तो जैसे कि हम सबको पता है कि एक फ्रेंडशिप या किसी भी रिलेशन में एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होती है, शेयरिंग ऑफ डीप फीलिंग्स, स्पेशली फॉर वुमेन। सेम सेक्स फ्रेंडशिप आर ऑल्सो इंटीमेट फॉर वुमेन देन मैन। तो ये सारी चीज़ें बताइए इन्होंने कि एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली लाइफ साइकिल, जिसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।